नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज इकोनॉमिक सर्वे बजट एमसीक्यू सीरीज़ का सेट 2 हम करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ है। इसमें सर्वे और बजट से 100 क्वेश्चंस जो हैं टोटल मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँगा। ये 10 सेट में पूरी की जाएगी। आप स्टडी आई क्यू पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा सर्वे और बजट का। आपको बस सर्वे और बजट में क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ आपका कवरेज हो जाएगा। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों सेक्शंस को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अगर आप SSC, बैंकिंग, UPSC के एग्जाम्स दे रहे हैं तो सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। EPFO के लिए भी सीरीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। कल तक हमने 10 क्वेश्चन किए थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड स्पेकुलेटिव ग्रेड बॉन्ड्स। टर्म न्यूज़ में रहती है, सर्वे में दिया हुआ है। जिनकी हायर रेटिंग्स होती हैं, जिन बॉन्ड्स को हायर रेटिंग्स मिलती हैं, वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड होते हैं। जिनको लोअर रेटिंग मिलती है वो स्पेकुलेटिव बॉन्ड्स होते हैं। मतलब हायर रेटिंग जिनको कहा जाता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा है, इसके इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा, इसी को हम कहते हैं हायर रेटिंग बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स हायर रेटिंग बॉन्ड्स होते हैं, स्पेकुलेटिव बॉन्ड्स लोअर रेटिंग बॉन्ड्स होते हैं। मतलब चांसेस हैं, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। देन इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेफर टू हाई यील्ड बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो होते हैं वो हाई यील्ड होते हैं, जबकि जो आपके स्पेकुलेटिव ग्रेड्स होते हैं वो जंक बॉन्ड्स होते हैं। देखो, एक बात याद रखना कि रिटर्न में जितनी सर्टेनिटी है, जितना आपको सर्टेन है कि पैसा वापस आएगा, उतना ही उसमें रिटर्न कम होता है। तभी तो हम कहते हैं ना FD। हमारे कई लोग FD कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि FDs में बैंक जो है वो सर्टेनली पैसा वापस करेगा ही करेगा, इसलिए बैंक बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे FDs देता है। कोई अगर आपको प्रॉमिस कर रहा है ना बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, तो समझ जाओ वहाँ कोई झोल है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स बहुत सेफ हैं, सेफ्टी है उसमें, रिटर्न बहुत ज़्यादा है, रिटर्न बहुत श्योर है, ज़्यादा नहीं है, सर्टेन है कि हाँ रिटर्न आएगा ही आएगा, तो उसकी जो यील्ड है वो कम होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा, 1 जो है वो ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 इज करेक्ट। स्पेकुलेटिव बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉमिस जो किया जाता है ना, प्रॉमिसिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सर्टेनिटी बहुत कम होती है, क्योंकि गारंटी नहीं है रिटर्न आएगा नहीं आएगा। अब मैं आपको बोलूँ 100 रुपये दे दो, एक साल में डबल करके दे दूंगा, ठीक है। 1000 रुपये दे दो, साल भर में डबल करके दे दूंगा। अब कैसे दूंगा कैसे नहीं दूंगा ये मेरा प्रॉब्लम है, बट हाँ अगर नहीं दे पाया तो फिर कहाँ से आप क्लेम करोगे? तो स्पेकुलेटिव ग्रेड बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी रेटिंग जो होती है वो बहुत लो होती है। अच्छा, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, बाकी कंपनीज है, रेटिंग्स देती रहती हैं। अगर आप देखेंगे कि बॉन्ड्स की जो रेटिंग है वो S&P, मूडी, फिच, इंडिया में ये 3 इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं या रेटिंग एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड की रेटिंग्स देती हैं। इंडिया को इन्होंने भी हाल ही में BBB- और Baa3 रेटिंग दी है। अब यूजुअली देखा जा रहा है कि पूरी डिकेड में 1990 से 2000 तक इंडिया हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग थी वो बहुत स्पेकुलेटिव ग्रेड की थी। तो कहा जाता था कि इंडियन गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर सकती है, टेंशन है, रिस्क है। तो ये सारी बातें ज़रूरी हैं। अगर आप रेटिंग की बात करें तो इस तरह से बॉन्ड की रेटिंग होती है। जितने भी A क्वालिटी के बॉन्ड होते हैं वो बेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, रिटर्न सर्टेन होता है, पैसा वापस आएगा ही आएगा। हाँ, रिटर्न कम होगा, लो रिटर्न्स होते हैं। जैसे कहा जाता है गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करो, अगर आप US गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे तो मात्र 2% का रिटर्न आता है ऑन एन एवरेज, लेकिन बहुत सेफ है वो रिटर्न, ठीक है, बहुत सेफ है वो बॉन्ड्स। जिस तरह से नीचे अगर कोई बॉन्ड C ग्रेड में जाता जा रहा है तो वो आपको 20% 30% रिटर्न की प्रॉमिस देगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि टाइमली पैसा वापस आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। ये सारे इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स हो जाएंगे इस तरह के, और ये जो आपके हो गए हाईली स्पेकुलेटिव बॉन्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत न्यूज़ में रहता है। अ लेटर ऑफ क्रेडिट is a credit letter is a letter from bank guaranteeing that a buyer payment to a seller will be received on time for the correct amount। ठीक है, यानी अब लेटर्स से मैं आपको एक पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने कोई एक्सपोर्ट किया। अब एक्सपोर्ट आपने बाहर बैठे किसी पर्सन को किया, ठीक है। अब वो पर्सन क्या करेगा, अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आपको भेज देगा।
आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, जब उसके पास सामान पहुंच गया आप ये लेटर ऑफ क्रेडिट लेके अपने बैंक चले गए, आपके बैंक ने इसके बैंक से कांटेक्ट किया, इसका बैंक बोलता है हाँ ठीक है पैसे दे दो हम आपको सेटल कर देंगे, ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। इस तरह से जहाँ पे बायर की जो पेमेंट है या जो बायर को जो पेमेंट करनी है सेलर को, वो बैंक जो है बीच में आके इंटरमीडिएट की तरह कर देता है। कमर्शियल बैंक यूजुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर पाते हैं, कॉस्टली हो जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट उनके लिए, अगर इंडिया की सरकारी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो ख़राब है। यही इस बार देखो क्रेडिट रेटिंग जो है इंडिया की कम की गई थी, इसी के चलते अब क्योंकि गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग ख़राब है तो बाहर के बैंक्स इंडियन कस्टमर्स को या इंडियन सेलर्स को या इंडियन बायर्स को लेटर ऑफ क्रेडिट देने में डरेंगे। वो कहेंगे जहाँ सरकार की हालत ख़राब है तो लोगों की भी खराबी होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट की या सोवरेन रेटिंग जो है क्रेडिट रेटिंग जो है वो कम हो गई है, ख़राब हो गई है, तो फिर बैंक्स के लिए मुश्किल हो जाता है या कॉस्टली लेटर ऑफ क्रेडिट उनको इशू करना पड़ता है। कॉस्टली मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पे, क्योंकि देखो जब आपको पता है पैसा बहुत कम चांसेस हैं वापस आएगा या पैसे के चांसेस कम हैं वापस आने के, बहुत कम नहीं है कम है, या सर्टेनिटी लेवल कम है, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हो कि यार पता नहीं वापस आए नहीं आए, तो मैं तो भैया ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेता हूँ कि 2-3-4 EMI में ही मेरा काम शायद हो जाए, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बायर को, जो सेलर को प्रॉमिस करता है कि बायर से उसकी पेमेंट मिल जाएगी जैसे ही बायर के पास सामान पहुंचेगा। और ये कौन करता है बीच में? बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट को कराते हैं। इसी तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट के केस में यूज़ होता है, एक्सपोर्ट के केस में यूज़ होता है। नीरव मोदी का पूरा जो स्कैम था ये इसी तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट पे बेस्ड था। जैसे जैसे सरकार की सोवरेन रेटिंग कम होती जाती है, लेटर ऑफ क्रेडिट का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो बैंक क्यों लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा? एक तरह से लेटर से मेरे पास मुझे 200 करोड़ चाहिए एक एक्सपोर्ट करने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैंक गया 200 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट ले लिया। अब एक साथ तो 200 करोड़ नहीं चाहिए मुझे, अभी मुझे 50 चाहिए, फिर एक महीने बाद 50 चाहिए होंगे, एक महीने बाद 50 चाहिए होंगे। बार बार तो मैं बैंक नहीं जाऊँगा, बैंक से मैं 200 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट ले लूँगा, जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगा उतने पैसे मैं निकालता रहूँगा। तो जिस तरह से मैं पैसे निकालूंगा वैसे ही इंटरेस्ट लगेगा। अब जिस कंट्री की खुद की सोवरेन रेटिंग कम है तो वहाँ पे इंटरेस्ट जो है लेटर ऑफ क्रेडिट पे वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए कॉस्टली होते हैं। यूजुअली इंटरनेशनल ट्रेड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। With regard to the crowding out of private investment, consider the following statements. Phenomenon of crowding out of private investment is based on dynamic supply of saving in the economy, and upward pressure on interest rate discourages private investment. बहुत सिंपल है, इसको हमने समझा भी है पहले ही क्लासेस में, रमेश सिंह की क्लासेस में भी। देखो क्राउडिंग आउट क्या होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का? क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट को बाहर से लोन मिलना कम हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट की सोवरेन रेटिंग खराब हो गई तो अब बाहर से लोन मिलना कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट किस पे रिलाई करेगी? बैंक्स पे। अब बैंक्स के पास जो पैसा है वो सारा सरकार को दे देंगी, तो फिर प्राइवेट लोग या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से लोन उठाएगी? तो क्राउडिंग आउट यही एक प्रॉब्लम होती है जिसमें गवर्नमेंट अगर अपने लोकल बैंक से ही लोन लेने लग जाए या मनी उठाने लग जाए तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचता बैंकों के पास। उसे कहते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेस्ड होता है स्टैटिक सेविंग पे, डायनेमिक सप्लाई पे नहीं होता। ये हमेशा होता है कि यहाँ पे जो सेविंग है वो फिक्स है, मतलब हमें पता है कि एक सेविंग जो है वो फिक्स आ रही है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो पैसा है वो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा रहा है, प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है। अब लेकिन सरकार भी उसी पैसे को लेने आ गई, भाई पैसा तो लिमिटेड है ना, स्टैटिक है, डायनेमिक तो नहीं है, सप्लाई जो है फिक्स है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि प्राइवेट, अब पैसा तो 100 ही करोड़ है बैंक के पास, सरकार कह रही है हमें 80 करोड़ दे दो, हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारे अपने खर्चे चलाने। अब प्राइवेट को भी 70 करोड़ चाहिए, तो फिर पहले तो सरकार को ही मिलेगा, तो प्राइवेट के लिए पैसा बचेगा नहीं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में कम हो जाता है। तो अपवर्ड प्रेशर, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होती जाती है। ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा,
भाई उनको 20-30 साल की इंडस्ट्रीज लगानी है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो डिस्करेज होते हैं। अब क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू इंडियाज पब्लिक डेट। ठीक है, इंडिया का पब्लिक डेट के बारे में कौन से ट्रू नहीं है। पब्लिक डेट कौन सा होता है, जो सरकारों पे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो लोन्स होते हैं उसको पब्लिक डेट कहते हैं। आपका और मेरे पे जो कर्जा है वो पब्लिक डेट में नहीं आएगा। इंडिया पब्लिक डेट टू जीडीपी हैज बीन सिग्निफिकेंटली लो कंपेयर टू हाई ग्लोबल डेट लेवल्स। मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो, अगर जीडीपी 100 रुपए की है तो 100 ही रुपए का डेट है, 100% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो। अब यहाँ स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया का डेट, कर्जा टू जीडीपी रेशियो जो है वो डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन कम है। अगर मैं आपको यूएस का बता दूं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यूएस का 105%, 110% डेट टू जीडीपी रेशियो है। जितनी बड़ी उनकी जीडीपी उतना ही सरकार पे कर्जा। इंडिया कम है, इंडिया का है लगभग 65 से 68%, और अभी कोविड में कहा जा रहा है 80% पहुंच जाएगा। इंडियाज ओवरऑल डेट लेवल एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी आर लोएस्ट अमंग द ग्रुप ऑफ G20 कंट्रीज। ये बात भी बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। ओवरऑल डेट लेवल फॉर इंडिया हैज डिक्लाइंड सिंस एलपीजी रिफॉर्म्स इन द कंट्री। ऐसा नहीं है, एलपीजी रिफॉर्म्स होने के बाद डेट टू जीडीपी जो है वो बढ़ा था, फिर 2000-2003 के बाद स्टैटिक होने लगा है, 2011 के बाद अब जाके थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है। तो ये गलत है। ओवरऑल डेट लेवल 2011 के बाद से कम हुआ है। ऑफ द टोटल पब्लिक डेट मेजॉरिटी परसेंट इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। 60% के आसपास जो है डेट, 50-55% के आसपास जो डेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इनफैक्ट एनके सिंह कमेटी ने कहा इसको 42% लेके आओ। देन उसके बाद और बाकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। तो डी करेक्ट है, ए बी करेक्ट है, सी रॉन्ग है। तो देख लेते हैं कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो लो है। ठीक है, तो डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन लो है। ओईसीडी कंट्रीज में, G20 कंट्रीज में भी लो है। अब इंडिया का जो पब्लिक डेट है वो 2011 से स्टेबल हुआ है और 2003 से कम होना शुरू हुआ था। एलपीजी के बाद तो एकदम से बढ़ गया था क्योंकि सरकार ने आईएमएफ से बहुत ज़्यादा लोन्स लिए, तो तब तो नहीं हुआ था। 2003 के बाद से हमारी जीडीपी का साइज बढ़ने लग गया था और जो सरकार की डेट है वो कंपैरेटिव कम था। क्वेश्चन 15, इकोनॉमिक सर्वे 2021 हैज कंडक्टेड अ स्ट्रेस टेस्ट एस्टीमेट। बहुत सिंपल है स्ट्रेस टेस्ट। आपको देखो इस टेस्ट में नहीं जाना, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेशन बेस्ड टेस्ट है और पूरा इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स इसमें इन्वॉल्व है। हमें बस ये समझना है ये स्ट्रेस टेस्ट एस्टीमेट किया कहाँ जाता है। ये किया जाता है फॉरेक्स रिजर्व्स पे। ठीक है, तो सिवियरिटी ऑफ कोविड-19 पे नहीं किया जाता, पेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स पे नहीं किया जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ कोविड पे नहीं किया जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व पे ये स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। अब क्या है, ये बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व्स पे होता है। ठीक है, जो कंट्रीज हैं वो कितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स पे स्ट्रेस ले सकती हैं, कन्वर्टेबिलिटी नॉर्म्स उनके कैसे हैं, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया की सोवरन क्रेडिट रेटिंग जो है वो थोड़ी सी कम की गई। तो अब ये देखा गया कि इंडिया कितना ज़्यादा स्ट्रेस अपने फॉरेक्स पे ले सकता है, कम रेटिंग के साथ मैनेज कर सकता है। अगर कंफर्टेबल फॉरेक्स रिजर्व हैं तो लार्जर, देखो अगर चाइना के पास बहुत बड़े फॉरेक्स रिजर्व्स थे तभी चाइना कोविड जैसी प्रॉब्लम को अच्छे से झेल गया। इंडिया के पास भी अच्छे कंसिडरेबल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फिर भी इंडिया बेटर है। डेवलपिंग कंट्रीज का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो याद रखना स्ट्रेस टेस्ट का रिलेशन है फॉरेक्स के रिजर्व से। ये टर्म सर्वे में बताई हुई है, इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोवरन सीलिंग डॉक्ट्राइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोवरन डेट रेटिंग एक्ट एज सीलिंग फॉर मोस्ट कॉर्पोरेट बोरोवर्स विद इन देयर होम कंट्री। ठीक है, सोवरन सीलिंग डॉक्ट्राइन अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। ड्यू टू दिस व्हेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड्स अ कंट्रीज सोवरन डेट, ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन द कंट्री में हैव टू बी डाउनग्रेडेड अकॉर्डिंगली। देखो कंट्री की जो डेट की रेटिंग है, ये एक्चुअली जो पूरा चैप्टर है डेट रेटिंग पे ही है। तो डेट रेटिंग जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। देखो अगर सरकारों को AA ग्रेड रेटिंग मिला हुआ है लेटस से, तो प्राइवेट को, रिलायंस को, अदानी को, अगर वो लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं तो उनको AAA नहीं मिलेगा, सरकार से तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि भाई माना जा रहा है कि आपकी कंट्री की जो सरकार की हालत है उससे तो खराब आपकी हालत होगी। तो यहाँ पे एक सोवरेन सीलिंग डॉक्ट्राइन होता है जो कहता है कि अगर कंट्री की सरकार को BBB+ ग्रेडिंग मिली हुई है तो उस कंट्री की जो प्राइवेट कंपनीज है वो इससे ऊपर की रेटिंग नहीं उठा सकती, मतलब इससे बेटर नहीं हो सकती। ये होता है सोवरेन सीलिंग डॉक्ट्राइन।
अब आप समझिए, सोवरन डेट रेटिंग एक्ट एज रेटिंग सीलिंग फॉर मोस्ट कॉर्पोरेट बोरोवर्स विद इन देयर होम कंट्री। ठीक है, रेटिंग सीलिंग होती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी, बात सही है। ड्यू टू दिस, व्हेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड्स अ कंट्रीज सोवरन डेट, ऑल द डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन दैट कंट्री में हैव टू बी डाउनग्रेडेड अकॉर्डिंगली। बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको 1 और 2 दोनों ही करेक्ट दिखेंगे, दोनों ही यहाँ पे बात यही कह रहे हैं सोवरन सीलिंग डॉक्ट्राइन का। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मेजर रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडी इन्वेस्टर सर्विस, स्टैंडर्ड पुअर, S&P, फिच रेटिंग्स, इन्होंने क्या कहा कि भारत सरकार की रेटिंग को कम कर देते हैं। तो क्योंकि भारत सरकार की रेटिंग की जो सीलिंग है वो BB, BBB+ हो गई है, तो इसलिए बाकी जो कंट्री में अगर बाकी आप देखेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंट्री के, उनकी भी रेटिंग जो है वो अकॉर्डिंगली कम कर दी जाएगी। चलते क्वेश्चन 17 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हेल्थ इंडेक्स। हेल्थ इंडेक्स एनुअल इंडेक्स है, 23 हेल्थ इंडिकेटर्स पे बेस्ड है। मेजॉरिटी, मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो जैसी चीज़ें हैं। हेल्थ इंडेक्स को नीति आयोग ने डेवलप किया है टेक्निकल असिस्टेंस WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। बहुत सिंपल है, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं, बोथ B and C आर करेक्ट। हेल्थ इंडेक्स को नीति आयोग ने डेवलप किया, कंसल्टेशन टेक्निकल असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली मिलके इसको कर रहे हैं। 23 इंडिकेटर्स पे काम करता है और रैंकिंग्स को 3 कैटेगरीज में बता रहा है, लार्जर स्टेट, स्मॉलर स्टेट और UT, टू इंश्योर कंपैरिजन अमंग सिमिलर एंटिटीज। ऐसा नहीं होगा महाराष्ट्र को बिहार से कंपेयर करेंगे, बिहार को आप नॉर्थ ईस्ट से कंपेयर करेंगे, तो स्टेट के साइज, बड़े स्टेट्स हैं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का एक साथ कंपैरिजन होगा। पुडुचेरी है तो उसका नॉर्थ ईस्ट के साथ कंपैरिजन होगा, दिल्ली के साथ कंपैरिजन होगा। इस तरह से यहाँ पे इक्वल स्टैंड्स बनाने के लिए लिस्ट को रखा गया है। अगला क्वेश्चन 18, वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द अबव। बहुत सिंपल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ICJ, ये भी टर्म जो है मेंशन है सर्वे में। वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इसमें से कोई भी पब्लिश नहीं करता, नॉन ऑफ द अबव है। वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश करती है। अभी किन सेगमेंट्स पे काम करता है, ये देखता है कि कंट्री का रूल ऑफ लॉ का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब सरकारें कितनी कंस्ट्रेंट्स लेके काम कर रही हैं, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, पॉलिटी की टर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए काम कर रही हैं, करप्शन कितना कम है, गवर्नमेंट कितनी ओपन है FDIs को लेके, रिफॉर्म्स को लेके, फंडामेंटल राइट्स लोगों के कैसे हैं, सिक्योरिटी कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस कैसा है। अब इसी के अकॉर्डिंग एक्चुअली क्या होता है, इस रिपोर्ट को पढ़ के भी कई बार इन्वेस्टमेंट्स आती हैं बाहर से कि अच्छा वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, मतलब इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटर नहीं बन जाएगी। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करी, कल को गवर्नमेंट का हम तो सब कुछ नेशनलाइज कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, तो FDI तो फंस जाएगी लोगों की, पैसा वापस जा नहीं पाएगा कंपनीज का। इसलिए इस तरह की रिपोर्ट जो है वो भी इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती हैं। कौन इसको पब्लिश करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें देखो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, जर्मनी, ये सारी डेवलप कंट्रीज जो हैं ये बेटर परफॉर्मर्स हैं। जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, बाकी आप देख ही रहे हो जहाँ की सरकारों का हाल बुरा है वहाँ पे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में भी रैंकिंग खराब है। आगे चलते हैं, रेगुलेटरी क्वालिटी इंडेक्स, इसे कौन पब्लिश करता है, बहुत सिंपल है, रेगुलेटरी क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो अब ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कंट्री में रेगुलेशन की क्वालिटी को देखता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का है ये। वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स है वो कहता है कि इंडिया बेटर है, रेगुलेशंस को लेके बेटर है, बट UK, US, जापान जैसा भी नहीं है। इसी तरह से वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी आती है, वो भी यही कहती है कि इंडिया जो है अभी काफ़ी पीछे चल रहा है। इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना, रजिस्टर करना प्रॉपर्टी को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी पीछे, हम पहले से बेहतर हुए लेकिन अभी भी पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि कितने ज़्यादा प्रोसीजर्स एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करने में। तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक की रेगुलेटरी क्वालिटी इंडेक्स में जितनी अच्छी रैंकिंग होगी, माना जाएगा कंट्री में उतने ज़्यादा FDIs लोग लाने में इंटरेस्टेड होंगे। चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। शेडो बैंक्स आपको पता ही होगा, NBFC को हम शेडो बैंक कहते हैं। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है शेडो बैंक्स को लेके। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं या मार्केट बेस्ड फाइनेंस कंपनीज हैं। बात बिल्कुल सही है, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज हैं। इनको शेडो बैंक टर्म पॉल मैक्यूले ने कहा था, आपको याद होगा, यही शेडो बैंक 2007-8 के वर्ल्ड क्राइसिस का रीजन थे। लेमन ब्रदर्स एक शेडो बैंक था। इट इज रेगुलेटेड इन द सेम वे एज ट्रेडिशनल बैंक लेंडिंग।
बिल्कुल नॉर्मल बैंक्स की तरह, रेगुलर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की तरह इनको रेगुलेट किया जाता है। दीज इंस्टीट्यूशंस फंक्शन एज इंटरमीडिएट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। ठीक है, कई बार इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में इंटरमीडिएट्स भी बन के काम करती हैं। अगर आपको याद हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो कंट्री में हमारी एनबीएफसीज को रेगुलेट नहीं करता। हमारी एनबीएफसीज जो हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 से स्थापित की जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। तो ये ट्रेडिशनल बैंक की तरह रेगुलेट नहीं होती, ये एक तरह से नॉन ट्रेडिशनल बैंक्स हो जाते हैं। नॉन ट्रेडिशनल मतलब इनका काम सिर्फ फाइनेंस देने का होता है, लेंडिंग करने का होता है, या आपके खाते नहीं खोल सकते। हाँ, एफडीज दे सकते हैं आपको एक तरह से डिमांड डिपॉजिट तो नहीं देंगे, आपको टर्म डिपॉजिट दे सकते हैं। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स दे सकते हैं। तो ये बस ये एक तरह से होते बैंक हैं, बैंक की शेडो में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की शेडो में काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से बैंक्स नहीं होते। तो ये पॉल मैक्यूले ने 2007 में, जैसे मैंने आपको बताया, टर्म को यूएसए में इन्वेंट किया पहली बार। लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक्स को शेडो बैंक कहा गया है कि ये भी बैंकों की परछाई बन के काम करते हैं, और इनका भी एक एनवायरनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमी में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के एनबीएफसीज हमने देखे हैं, बहुत तरह के एनबीएफसीज हैं। आगे जब हम सर्वे में बैंकिंग सेक्टर को करेंगे तो इसको और डिटेल में एक बार क्वेश्चन को करेंगे। तो आशा करता हूँ 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे सेट 3 में अगले सेशन में। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, कोशिश करिए वीडियो को पॉज कीजिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद और खुद आंसर करिए। मैंने तो आंसर देना ही है आपको, प्लस आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करने हैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।